बिना देर किए शुरू करते हैं। चलें। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये भाषा आखिर है क्या? देखिए, भाषा का मतलब सिर्फ बातचीत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक व्यवस्थित माध्यम है। व्यवस्थित माध्यम? हाँ, और इसकी जो उत्पत्ति है वो संस्कृत की भाष धातु से हुई है। अच्छा। जिसका मतलब ही है बोलना। तो जो बोला जाए वो भाषा है, लेकिन इसको व्यक्त करने के तरीके वो मुख्य रूप से 3 हैं। 3 तरीके? अच्छा, एक तो मौखिक हो गया जो हम अभी कर रहे हैं, बोलकर और सुनकर। बिल्कुल। दूसरा लिखित, यानी लिखकर और पढ़कर। और तीसरा है सांकेतिक भाषा, मतलब संकेतों और चिन्हों के द्वारा। सांकेतिक भाषा, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो अब आते हैं बोली पर। ये शब्द बहुत कंफ्यूज करता है। भाषा और बोली में मतलब क्या ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही अंतर समझना आज की चर्चा का केंद्र है। अच्छा। देखिए, बोली जो है वो भाषा का एक क्षेत्रीय रूप है। एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में? हाँ, इसकी अपनी कोई लिखित मतलब व्यवस्थित साहित्य या व्याकरण नहीं होता। ये मुख्य रूप से बोलचाल में ही प्रयोग होती है। एक कहावत है शायद इसी से जुड़ी हुई। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। हाँ, यही वाली। ये कहावत बोली कि इसी स्वरूप को दिखाती है कि कैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही लोगों के बोलने का ढंग बदल जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई बोली एक भाषा कैसे बन जाती है? इसका क्या कोई तय रास्ता है? हाँ, इसका एक क्रम है। इसे एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। पिरामिड, ठीक है। सबसे निचले स्तर पर यानी पिरामिड के बेस पर है बोली, जिसका क्षेत्र सीमित है और व्याकरण नहीं है। बिल्कुल। फिर जब उस बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है और सबसे जरूरी बात, उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं। अच्छा, साहित्य लिखा जाने लगता है। हाँ, तब वो विभाषा बन जाती है। विभाषा, इसका कोई उदाहरण? सबसे अच्छे उदाहरण है ब्रज और अवधि। ये पहले बोलियां थीं, लेकिन जब इनमें इतना महान साहित्य लिखा गया तो ये विभाषा के स्तर पर पहुंच गईं। और फिर पिरामिड के सबसे ऊपर है भाषा, जिसका क्षेत्र बहुत विशाल होता है, जिसका अपना मानक व्याकरण होता है और जिसे राजभाषा या राष्ट्रभाषा जैसा कोई दर्जा मिल जाता है। तो अगर हम इन दोनों के बीच के अंतर को और साफ-साफ समझना चाहें तो कुछ मुख्य बिंदु क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है क्षेत्र का। भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक है, जैसे हिंदी। हाँ, और बोली का क्षेत्र सीमित और स्थानीय होता है, जैसे भोजपुरी या हरियाणवी। बिल्कुल। दूसरा बड़ा अंतर है व्याकरण। भाषा नियमों से बंधी होती है ना? जबकि बोली में नियमों का कह सकते हैं कि अभाव होता है, वो लोक व्यवहार पर चलती है। अच्छा, और साहित्य का क्या? भाषा में आपको लिखित साहित्य का भंडार मिलेगा, उपन्यास, शोध, सब कुछ। बोली में मुख्य रूप से लोक साहित्य होता है, लोकगीत, लोक कथाएं जो मौखिक होते हैं। एकदम सही। और आखिरी चीज है लिपि। भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी। बोलियां अक्सर उसी भाषा की लिपि का इस्तेमाल कर लेती हैं। ये तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया। अब अगर हम हिंदी भाषा के वर्गीकरण को देखें तो स्रोतों के अनुसार इसका विकास शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हाँ, ये भाषा के पुराने रूप हैं और इन्हीं से निकलकर हिंदी को 5 उपभाषाओं और कुल 18 बोलियों में बांटा गया है। 5 उपभाषाएं? हाँ। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। शायद मैप को ध्यान में रखकर समझना आसान होगा। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। बिल्कुल। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ शौरसेनी अपभ्रंश से, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बोली है खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली, ये तो वही है जो आज की मानक हिंदी का आधार है ना? बिल्कुल, जिसे हम आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी परिवार में ब्रज भाषा भी है, जो कृष्ण भक्ति साहित्य की भाषा बनी। और हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी भी इसी में आती हैं। हाँ, ये सब पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है। अब इसकी तुलना करते हैं पूर्वी हिंदी से। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। सही। और इसकी 3 मुख्य बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी का नाम आते तो एक ही ग्रंथ का नाम दिमाग में आता है, रामचरितमानस। हाँ, तुलसीदास जी का रामचरितमानस। वो अवधी में ही है। हाँ, वो अवधी भाषा का महाकाव्य है। ये दिखाता है कि एक बोली में कितनी ताकत हो सकती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी एक तरफ पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ने आज की मानक हिंदी को जन्म दिया, और दूसरी तरफ
पूर्वी हिंदी की अवधि ने हमें रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया। बहुत खूब। अच्छा, बाकी 3 उपभाषाओं के बारे में भी थोड़ा बताइए। राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। हाँ, संक्षेप में देखें तो राजस्थानी में 4 मुख्य बोलियां हैं जो दिशाओं के आधार पर हैं: मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है। बिहारी हिंदी में 3 हैं: भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी के बारे में खास बात यह है कि यह भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। हाँ, बोलने वालों की संख्या के हिसाब से। और पहाड़ी में? पहाड़ी में मुख्य रूप से कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। भाषा को समझने के लिए लिपि और व्याकरण को जानना भी जरूरी है। लिपि तो वो चिन्ह हुए जिनसे भाषा लिखी जाती है। बिल्कुल। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन सब की लिपि देवनागरी है। और पंजाबी की? गुरुमुखी है। सही। और व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं जो अक्सर उठता है। भारत के संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है? ये एक बहुत जरूरी और संवेदनशील विषय भी है। हाँ। संविधान का अनुच्छेद 343 एक साफ कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा? हाँ। यहाँ राष्ट्रभाषा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नहीं, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है। आम बोलचाल में लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कह देते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से हिंदी भारत की राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी कामकाज की भाषा। हाँ, राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दिया गया है क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जी, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ये दोनों तारीखें भी याद रखने वाली हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ बोलियों में इतना महत्वपूर्ण साहित्य रचा गया है, जैसे ब्रजभाषा और अवधी, जिनकी बात हमने की। हाँ, ब्रजभाषा है सूरदास, रसखान, बिहारी जैसे कवि हुए। सूरसागर जैसा ग्रंथ लिखा गया। और अवधी में तुलसीदास के अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। सही। और एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मैथिली के कवि विद्यापति। उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिली के बारे में एक और खास बात है शायद। हाँ, और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली एकमात्र ऐसी बोली है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अच्छा, तो उसे एक तरह से भाषा का दर्जा मिला हुआ है। बिल्कुल, बाकी कोई बोली इस अनुसूची में शामिल नहीं है। ये तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हाँ, और सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को छू लिया है। जी। तो अब समय है कुछ अभ्यास प्रश्नों का। देखें कि हमने जो चर्चा की वो कितनी कारगर रही। जरूर। पहला प्रश्न बहुत सीधा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ये तो आसान है, देवनागरी। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ये हमने शुरू में ही चर्चा की थी, शौरसेनी अपभ्रंश से। एकदम सही। तीसरा प्रश्न, रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है? ये भी हमने डिस्कस किया, ये अवधि में लिखी गई है। बहुत बढ़िया। और आखिरी प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? अनुच्छेद 343। शानदार। लगता है हमारी चर्चा सफल रही। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था भाषा और बोली पर हमारा संपूर्ण अध्ययन। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले